ठीक है। तो मॉडरेट जो हैं ये 3 P यूज करते थे। जैसे कांग्रेस बनी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए इनके 3 P होते थे। अब वो 3 P कौन से थे? एक तो प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इन तीनों चीजों से मान जाए। प्रेयर मतलब अगर आपको किसी चीज में सुधार चाहिए तो आप उसके लिए बस याचिकाएं देते रहे, प्रेयर करते रहे, निवेदन देते रहे, एप्लीकेशन देते रहे और वो सुन लेंगे। तो वो इतने वो नहीं थे लिबरल कि वो सुन लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो सुनते नहीं थे तब तक। बाय दिस टाइम 1909 और 1918 तक कोई इंडियन न्यायपालिका में नहीं था, कोई इंडियन उनकी जो इंपीरियर काउंसिल होती थी उसमें नहीं था, डिसीजन मेकिंग बॉडी में कोई भी इंडियन नहीं था। देवर ऑल वाइट, सभी वाइट थे, है ना। कोई भी इंडियन नहीं था। मतलब हमारी कंट्री के लिए अगर बजट भी बन रहा है तो हम उसका पार्ट नहीं है। हमारी कंट्री के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो हम उसका पार्ट नहीं है। इवन विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से बिना पूछे ही इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया था विश्व युद्ध में। हमने विश्व युद्ध लड़ा था, नहीं लड़ा था? लड़ा था, क्योंकि उस समय हम क्या थे? ब्रिटिश के अधीन में थे। तो हमारे मतलब हमारी कंट्री को भी हमारे देश के जो लीडर्स हैं हमसे पूछे बगैर ही इन्वॉल्व कर लिया था विश्व युद्ध में। इस वजह से जापान जैसी जो मतलब उस समय पावरफुल था जापान, आज भी है, लेकिन जापान क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हार के बाद जो है बहुत ज्यादा वीक पड़ गया था, लेकिन आज भी बहुत स्ट्रांग है। तो जापान तक इंडिया पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा था, वो तो हमला हुआ नहीं था, है ना। तो ये चीजें होती थी। मॉडरेट सोचते थे जो नरम दल में थे, कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, आनंद मोहन बोस, पीसी फिरोज शाह मेहता और ये जो सब थे। तो ये लोग क्या सोचते थे कि ब्रिटिशर्स हमारी इन प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट से ही मान जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी चीजें की जिससे कि पता चल गया कि इनके जो असली मतलब कलर क्या है। तो 1897 में नाटू भाइयों को बिना कार्रवाई के ही सजा दी गई थी। तो नाटू ब्रदर्स थे। अब अगर किसी को भी सजा दी जाती है तो वो बिना ट्रायल के तो दी नहीं जाती। आप पहले उसको दोष को सिद्ध करते हैं, कोर्ट में प्रूफ करोगे, उसके बाद ही उसको सजा दी जाएगी। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इनको बिना कार्रवाई के ही सजा दे दी गई थी, बिना कार्रवाई, ट्रायल चले ही। और जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक और उनके साथ जो उनके अन्य साथी थे, उनके उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला देते थे। मतलब जो देशद्रोह का कॉन्सेप्ट है, आईपीसी अब रिपील हो गई है और बहुत खुशी की बात है कि ये रिपील हो गई है। आईपीसी में एक सेक्शन था 124A, आपने सुना होगा इसको। फेमसली ये सेक्शन जाना जाता है सिडिशन के लिए। सिडिशन मतलब देशद्रोह। तो मतलब उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल दिया, क्रिटिसाइज कर दिया कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो मतलब आपने देशद्रोह किया है। तो वो हर किसी पर देशद्रोह का मुकदमा चला देते थे और फेमसली उन लीडर पर जो लीडर स्पोकन थे, मतलब बोलते थे उसके बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक के 2 पेपर थे, मैंने शायद इधर लिखे होंगे। उन पेपर का नाम था केसरी और महारथा। तो बाल गंगाधर तिलक ये वहां पर मराठी में ये पब्लिश होता था क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे। तो उसमें लैंग्वेज में ये केसरी महारथा में गवर्नमेंट के बारे में लिखते थे। तो इन सब से जो है गवर्नमेंट को लगा कि ये तो अब मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है, लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो मैंने बताया था आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पाए थे, लेकिन आज बताऊंगी। होता क्या था, आम जनता तो नहीं पढ़ी हुई है इंग्लिश, है ना। उन लोगों को अपनी लैंग्वेज तो आती है और उनमें भी बहुत कम लोग थे जिनको अपनी लैंग्वेज आती थी, है ना। जैसे पढ़े लिखे, जैसे कि अब बंगाली बोल तो सब लेते हैं लेकिन बंगाली लिखनी नहीं आती है ना, ऐसे होता था। तो उसके लिए वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है, वर्नाकुलर यानी कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, उसी में पेपर पब्लिश होता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1978 में एक लॉ लेकर आई, 1878 में, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसके तहत सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही समाचार पत्र बनाए जाएंगे। अब ब्रिटिश को पता था कि इंग्लिश किसी को नहीं आती इंडिया में, लिखना तो दूर, पढ़ना तो दूर, लिखना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो वो लोग कहते थे कि इंग्लिश में छपेंगे। अब जब इंग्लिश में छपेंगे पेपर, तो ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी, ये कैसे अपनी बातें लोकल तक पहुंचाएंगे? जो जनता है, जनता तक बातें कैसे पहुंचेगी? समाचार था, उस समय ट्विटर नहीं था, सोशल मीडिया कुछ नहीं था। सपोज
कि अगर यहाँ पे कोई घटना घटी है और वो हमें बंगाल तक पता बताना है कि यहाँ पे ऐसा हो गया है, किसी को भेजना पड़ता था वहां कैसा हो गया। तो पहले तो गांव में भी ऐसा होता था ना कि अगर गांव में भी कुछ हो गया और चिट्ठी वगैरह इतना ना पढ़े लिखे नहीं है, चिट्ठी यूज नहीं कर रहे, तो किसी पर्सन को भेजते थे कि भाई तू उस गांव में जा रहा है, ये बता दिया कि उसके घर में ऐसा हो गया। तो ये होता था। अब ये चीज अब इन्होंने प्रेस एक्ट जब लेके आए तो इंडियंस को और गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इंग्लिश में क्यों, हमारी लोकल लैंग्वेज जो है उसमें भी छपेगा पेपर। तो 1904 में ये एक और कर्जन था उस समय, 1904 में वो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ का गवर्नर, तो कर्जन जो है यहाँ का गवर्नर बन करके आया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उस समय ये था इसकी, उसमें इसने एक एक्ट पास करवाया, इसे मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों आया था? ये इसलिए आया था क्योंकि उस समय जैसे हमारे यहाँ पे ये थे वीर सावरकर या बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कुछ सोसाइटीज बनाई थी जो सीक्रेट थी। सीक्रेट मतलब ये सीक्रेटली ऑपरेट करती थी, ओपनली ये काम नहीं करती थी। सीक्रेटली मतलब किसी को, जैसा होता है ना एजेंट, रॉ के एजेंट, कि आप एजेंट हैं तो आपके पास वाले को भी नहीं पता कि आप रॉ के एजेंट हैं। तो सेम ऐसे ही होता है कि वो समितियों से जुड़े हुए थे। यहाँ पे मैंने शायद नाम कौन सी वाली थी, वो अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति जो है इसमें, यहाँ लिखा है शायद, हाँ ये रही अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति जो है बंगाल में पहली ऐसी सीक्रेट सोसाइटी थी जिसमें जनेंद्र नाथ बसु, प्रमोद मित्तर, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरिंदर कुमार घोष, ये सब थे और ये बंगाल से थे सभी। तो इन्होंने ये बनाई थी सीक्रेट सोसाइटी। वीर सावरकर ने बना रखी थी इसमें सीक्रेट सोसाइटी थी, यहाँ पे मैंने लिखी है मित्र मेला। मित्र मेला ये इनकी सीक्रेट सोसाइटी थी। तो इन सीक्रेट सोसाइटी को कर्ब करने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए कि ये नहीं रहेंगी, एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया कि अगर इन सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में ब्रिटिश को पता चल गया तो ये इलीगल घोषित कर देंगे और इन सबको जेल में डाल दिया जाएगा। 1904 में एक और एक्ट आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इसमें भारतीय जो यूनिवर्सिटी हैं इन पे नियंत्रण के लिए, कड़े नियंत्रण के लिए कुछ लॉ बनाए थे लॉर्ड कर्जन ने। तो इन सब से जो है जनरल पब्लिक में बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसी के कारण जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही थी। 1898 में दो आईपीसी पे मैंने बता ही दिया है, सेडिशन और सेक्शन 156 ए जो है ये कड़े कानून लाए गए थे ताकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी रोक दी जा सके। मतलब आपने न्यूज़पेपर में ये भी लिख दिया ना कि गवर्नमेंट जो ये यूनिवर्सिटी एक्ट लाई है ये लाकर अच्छा नहीं किया, तो इसका मतलब आप देशद्रोही हैं, आप पे सेडिशन का मुकदमा चलेगा। 124 है तुरंत लगा देते थे कि कर दो, और ट्रायल तक नहीं होता था। मतलब अभी तो आप कोर्ट एटलीस्ट आप जेल में तो रहोगे कुछ दिन, ट्रायल तो होगा, उम्मीद तो है बचने की, लेकिन यहाँ पे उम्मीद नहीं थी बचने की, ट्रायल होगा ही नहीं, सीधे फांसी, और फांसी होती थी डायरेक्ट। इंडियन है तो सीधे फांसी होगी, यूरोपियन है तो बचेगा, लेकिन इंडियन है तो सीधे फांसी। तो ये होता था। अब कर्जन जो है इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, ये चीज याद भी रखनी है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर के उसमें हुआ था शासन में, तो कर्जन के जो शासन में हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन बेसिकली है क्या, 1905 में बंगाल की जो उस समय पॉपुलेशन थी वो 78 मिलियन थी, है ना, 78 मिलियन। अब 78 मिलियन जो पॉपुलेशन थी बंगाल का कुछ इस तरह से है, अगर हम इस तरह से देखें तो बंगाल कितना बड़ा था। जो प्रेजेंट डे में हमारा इंडिया है, यहां से पार्ट लूं तो देखो बंगाल बहुत बड़ा था। मतलब देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा कि छोटा सा है, लेकिन मैप पे तुम इमेजिन कर सकते हो। अभी प्रेजेंट की मैं बाउंड्री खींच रही हूँ, बाद की फिर बताऊंगी कितना बड़ा। ये प्रेजेंट की बाउंड्री है, मतलब ये अब बांग्लादेश बन गया। तो पहले जो बंगाल था वो ये पूरा बांग्लादेश, ये पूरा असम बांग्लादेश, ये पूरा बिहार झारखंड ये सब, और ये उड़ीसा, ये था बंगाल। उस समय जो बंगाल था, प्रेजेंट डे में कितने राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम और पूरा बांग्लादेश, ये इतना बड़ा बंगाल था। तो इन्होंने कहा कि जी हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। अब क्या करना था कि ये जो है ये हिंदू मेजोरिटी एरिया था, पश्चिम बंगाल, जिसे आज भी इसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल, इसलिए इसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ईस्ट बंगाल
ये बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल। तो ये कह रहे थे कि बंगाल इतना बड़ा है कि हमसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है ना। ये कह रहे हैं कि हमसे शासन नहीं हो पा रहा है, बंगाल बहुत बड़ा है। तो वाकई में बंगाल बड़ा था, इनसे शासन हो भी नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि इनकी जो यूरोपियन कंट्री है, हमारा एक उत्तर प्रदेश राज्य में इनकी 2-3 यूरोपियन कंट्री बन जाएंगी, इतनी छोटी छोटी कंट्री है। तो वहां तो ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकते हैं छोटी जगहों पे, पर बंगाल तो वाकई में बहुत बड़ा था। लेकिन इनका मेन मोटिव ये नहीं था। मेन मोटिव क्या था? ये था मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल था हिंदू मेजोरिटी एरिया, लैंग्वेज सब सेम बोलते थे, बंगाली, ठीक है। तो इन्होंने टैक्टिक खेली कि ईस्ट बंगाल को जी अलग कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल को अलग कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन करेंगे, ठीक है। अब उसकी वजह से जो है पॉपुलेशन गुस्से में आ गई कि क्यों कर रहे हैं बंगाल का विभाजन। और वहां की जो पॉपुलेशन है उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि हम हिंदू है या मुस्लिम है। उन्होंने इतना इतना रोष था लोगों में, इतना रोष था कि मतलब हिंदू मुस्लिम जो थे उन्होंने अपने हाथों पे, मतलब एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधी। और उस समय एक गाना वो गाते थे, ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसको लिख लेना, मैंने शायद लिखा है कहीं पे, अमार सोनार बांग्ला। ये अमार सोनार बांग्ला, तो अमार सोनार बांग्ला जो है अभी प्रेजेंट डे में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, किसने लिखा है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये भी याद रखना है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गान अभी फिलहाल में है। तो इसकी वजह से उन्होंने अमार सोनार बांग्ला गाया। मतलब उस समय क्वेश्चन ही नहीं था वो जो रिलीजन वाला क्वेश्चन था ना, क्योंकि उस समय उनके नवाब कौन थे? जो मुर्शिद कुली खां यहाँ पर रहे हैं, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता था नवाब कौन है। पॉपुलेशन जो थी उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं था, राजा उनका कोई भी है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था क्या रिलीजन है। तो उस समय ये था। अभी फर्क पड़ जाता है कि आपका सीएम भी कोई नहीं होना चाहिए दूसरी उससे रिलीजन से, तो ये चीज होती है। तो इन्होंने किया, बंगाल का विभाजन हो गया। और उस दिन, जिस दिन बंगाल का विभाजन आया 7 अगस्त 1905 में, तो लोगों ने फास्टिंग की, गंगा में डुबकियां लगाई और मतलब व्रत रखे और बहुत ज्यादा रोष हुआ। तो 1905 में एक आंदोलन शुरू हुआ, इसको याद रखना, स्वदेशी आंदोलन। ये कलकत्ता में टाउन हॉल में स्टार्ट कर दिया था। अब स्वदेशी आंदोलन में क्या नारा लगाया गया था कि सिर्फ स्वदेशी ही यूज करो। ब्रिटिश जो चीजें थी सबकी होली जलाई जा रही थी, ब्रिटिश स्कूल्स बंद, उनके जो भी कोर्ट्स थे वहां से इंडियन निकल गए वो बंद, सबने अपनी जो भी नौकरी थी वो छोड़ दी। और ब्रिटिश के जो जो भी चीज थे, सबसे मेन जो ब्रिटिश का वो था मैनचेस्टर क्लॉथ। अब मैनचेस्टर क्लॉथ जो है, मैनचेस्टर एक सिटी है वहां पर जहां पर कपड़ा बनता है, वहां के जो कपड़े हैं वो हमारे यहाँ से रॉ कॉटन ले जाते थे और इंडिया में फिर वापस लाके ये कपड़े बेचते थे। तो उनकी चिता जलाई गई थी। मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था उस समय जिस दिन विभाजन आया। तो फिर हार के, जब इनको लगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ब्रिटिशर्स को, तो इन्होंने फिर 1911 में बंगाल का विभाजन वापस ले लिया था। 1911 में लिया था वापस, तो इसलिए डेट भी ये याद रखनी है कि कब लिया था वापस, 1911 में। तो लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, बिहार को और उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया था कि ये अलग प्रोविंसी बनेंगी, और असम को भी अलग कर दिया था। तो विभाजन तो बेसिकली हो ही गया था, इन्होंने अलग कर दिया। अब इसमें एक और चीज भी थी, ये शायद मैंने नहीं लिखी है। 1906 में एक डेपुटेशन हुआ था, 1906 में। हाँ, 1906 में एक तो मुस्लिम लीग बनी थी, है ना, मुस्लिम लीग, ये मुझे ऊपर लिखना था। और इसमें शिमला डेपुटेशन हुआ था, शिमला डेपुटेशन, ऐसे लिख लेना, शिमला डेपुटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुस्लिम लीग पे क्वेश्चन आ सकता है कि कब बनी थी। तो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। आगा खान इसके लीडर थे, मतलब आगा खान इसके लीडर थे, आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, है ना, नवाब ऑफ ढाका थे। तो ये आगा खान जो थे, इन्होंने मुस्लिम लीग 1906 में बनाई थी। अब इन्होंने शिमला डेपुटेशन में क्या किया, ये पॉलिटिक्स है टोटल, उनको तो नहीं पता था, जो जनता है उन्हें नहीं पता था। तो इन्होंने क्या कहा, जो वहां के गवर्नर थे उनसे जाके कहा कि जी हमें तो चाहिए सेपरेट प्रोविंसी। तो सेपरेट प्रोविंसी तो नहीं हो पाई क्योंकि बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया और अन्यूल हो गया 1911 में। तो फिर
ब्रिटिशर्स एक और चीज के साथ आए जिसे हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो 1909 में जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आए, मार्ले मिंटो सुधार आए 1909 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इन्होंने पहली बार जो मतलब कहते हैं ना कि फूट डालो और राज करो या डिवाइड एंड रूल, हाँ डिवाइड एंड रूल, तो इन्होंने तब स्टार्ट करा था कि ऐसे तो हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इन्हें 1857 की क्रांति पे भी इन्हें पता चल गया था कि ये लोग अलग, ये लोग साथ में रहेंगे तो हमारा मुश्किल है यहाँ पे रहना, इनको अलग करना स्टार्ट कर दो। तो इन्होंने क्या किया कि अब जो इलेक्शन होंगे उसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन में उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो जीत जाएगा। तो ये इन्होंने एक टैक्टिक खेली थी जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है मुस्लिम्स को इन्होंने कांग्रेस से एलिनिएट कर दिया था, मतलब वो कांग्रेस में क्या कर रहे थे, सहयोग नहीं दिया। लेकिन एक आए मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया कुछ समय के बाद, लेकिन बाद में उनके भी डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए थे, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं 1907 में एक और घटना हुई थी, कांग्रेस का विभाजन। अब कांग्रेस के विभाजन का जो मसला है वो क्या था, वो ये था कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो ये जो गरम दल के लोग हैं इनका नाम मैं पूरा पूरा बता रही हूँ। लाल से कौन बनेगा, लाला लाजपत राय, है ना, तीन नाम बहुत होंगे। और बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल में दो भाई थे, एक बिपिन चंद्र पाल और एक और भाई थे, उनका नाम देख लेना एक बार, बिपिन चंद्र पाल ऐसे नाम याद रखना, लाल बाल पाल, तो ये नरम दल में थे। तो इनका मानना ये था कि जो बंगाल का विभाजन में स्वदेशी मूवमेंट जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है इसे हम बंगाल के बाहर भी ले जाना चाह रहे हैं। बंगाल के बाहर मतलब ये कहीं और, यानी ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करना चाहिए। लेकिन जो ये नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी जी के, गोखले, आनंद मोहन बोस, इन्होंने क्या कहा कि नहीं, अभी उस तरह का वो नहीं है, मतलब लोग अभी उतने जागरूक नहीं हुए कि अगर हम बंगाल के बाहर इसे कराएंगे तो सफल हो जाएगा। कहीं ना कहीं मॉडरेट की बात भी सही थी, ये भी अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि उस समय पब्लिक तैयार नहीं थी आंदोलन करने के लिए। सिर्फ बंगाल में हो रही थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, पंजाब में हो रही थी और महाराष्ट्र में हो रही थी, उत्तर प्रदेश और जगहों पे कुछ नहीं हो रहा था। तो इनका मानना भी सही था। तो उस डिफरेंसेस की वजह से सूरत में ये दोनों अलग हो गए, मतलब नरम दल वाले कांग्रेस से अलग हो गए, ये गरम दल वाले लाल बाल पाल ये सब अलग हो गए। और फिर बाल गंगाधर तिलक ने, आगे हम पढ़ेंगे, होम रूल लीग स्टार्ट करी थी, क्योंकि इन्हें किसी केस में इन्होंने न्यूज़पेपर में कुछ लिखा था, उसकी वजह से इन्हें जेल हो गई थी। और ये जब आए थे वापस तो इन्होंने गदर नहीं, होम रूल लीग स्टार्ट करवाई थी एनी बेसेंट के साथ मिलकर। तो यहाँ तक की कहानी तो आ गई। अब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आ गए और इन्होंने मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके इनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया कि अब इनके माइंड में ये डाल दो। तो बेसिकली इन्होंने मुस्लिम्स के माइंड में क्या डाला था कि तुम अगर कांग्रेस के साथ रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा कुछ नहीं मिलने वाला, ना तुम्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ना तुम्हें कोई प्रोवेंसी मिलेगी, लेकिन हम दे सकते हैं। इन्होंने कहा था, हाँ इन्होंने कहा था कि हम दे सकते हैं, तुम उनके साथ मत रहो। तो ये चीज इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी थी। अब इसका एक और एक्सट्रीम फॉर्म आगे हम देखेंगे। फिर कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में स्टार्ट हो गई थी। 1902 में अनुशीलन समिति स्टार्ट हुई, ये भी सीक्रेट सोसाइटी थी, यानी कि अंडरग्राउंड जो काम करते हैं जिनको किसी को पता नहीं होता, ये सीक्रेट सोसाइटी थी बंगाल में। इसमें थे जनेन्द्र नाथ बसु, प्रमोद मित्र, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरिंदर कुमार घोष। और इसी में इन्होंने 1906 में एक पत्रिका स्टार्ट करवाई थी युगांतर, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। युगांतर में ये लिखते थे बंगाली में, ताकि आम जनता को भी पता चले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। फिर एक बरिसाल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बागा जतिन के उसमें हुई थी 1906 में, बागा जतिन की अध्यक्षता में बरिसाल कॉन्फ्रेंस। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने ट्रेन के कैरेज में बम फेंका। अब उन्हें मतलब उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुजफ्फरपुर का जो वो जज था किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड उस ट्रेन में था, बट किंग्सफोर्ड उस ट्रेन में नहीं था। जो इंफॉर्मेशन उन्हें मिली थी कि इसमें किंग्सफोर्ड जा रहा है जज, वो है, लेकिन वो उसमें नहीं था और उन्होंने उसमें बम फेंक दिया। लेकिन उसमें दो यूरोपियन जो लेडी थी उनकी डेथ हो गई थी। उसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी ने तो ऑन द स्पॉट अपने आप को गोली मार ली थी, और खुदीराम बोस का ट्रायल चला था और उनको फांसी की सजा सुनाई थी। तो ये हुआ था उस समय, तो 1908 में ये हुआ था।
नेक्स्ट इसमें 1908 में एक और डकैती हुई थी, 12 डकैती। ये ढाका अनुशीलन समिति जो है उसके द्वारा हुई थी 12 डकैती। 1912 में सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंका था। एक और था जो बहुत अनपॉपुलर जो होते हैं, मतलब जिन्होंने बहुत काम कर रखे हैं ऐसे और वैसे, मतलब जैसे कि ये है जज किंग्सफोर्ड, तो ये वाइट जज था जिसको कोई पसंद नहीं करता था। सेम ऐसे ही हार्डिंस था, इसको कोई पसंद नहीं करता था, तो इसको भी उन्होंने यहाँ पर भी बम फेंका, इसकी तो मौत हो गई थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और ये लोग मिलकर के एक प्लान बनाते हैं, जर्मन प्लान। लेकिन जर्मन प्लान जो है, जर्मन प्लान बेसिकली क्या था कि इनको एक मास मूवमेंट करना था उस समय, और जर्मन प्लान जो है लीक कर दिया गया था, और इसके जो अध्यक्ष जो इसे लीड कर रहे थे उनका नाम था जतिन दास। जतिन दास को इन्होंने पकड़ लिया था और पकड़ के ही वहां पे उनकी डेथ हो गई थी। तो जतिन दास जो है, इन्होंने जर्मन प्लान बनाया था प्रथम विश्व युद्ध में। महाराष्ट्र में भी कुछ एक्टिविटीज चल रही थी, जैसे कि 1879 में रामोसी किसान आंदोलन। किसान जो थे उनकी हालत सबसे खराब थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, मतलब किसानों को जो है उनकी जमीन ले ली गई थी, जमींदारी सिस्टम था, उनसे बहुत ज्यादा लगान वसूला जाता था, तो उनकी जो हालत थी वो बहुत ज्यादा थी खराब। इस वजह से वासुदेव बलवंत फड़के ने वहां पर किसान आंदोलन स्टार्ट करवाए थे। 1890 में केसरी और महारत्ता जो है तिलक द्वारा, उसमें उन्होंने रेवोल्यूशनरी जो बातें हैं वो लिखनी स्टार्ट कर दी थी तिलक द्वारा, तो केसरी और महारत्ता जो है तिलक के नाम से। 1897 में चापेकर भाई हैं, दो चापेकर भाई हैं, उन्होंने दो लोगों की हत्या की थी, रैंड और प्लेग कमिश्नर पूना। प्लेग कमिश्नर पूना का नाम आपको पता है, हमारे यहाँ पे प्लेग भी आई थी, एक बीमारी होती थी, अब नहीं है वो, चूहों के द्वारा फैलती थी वो बीमारी। और जब वो प्लेग हमारे यहाँ हुआ 1900 में, अराउंड 1900 में, तो जब वो हुआ तो इन्होंने प्लेग कमिश्नर वगैरह ने जो है वहां पे उस सिचुएशन को बहुत मिस हैंडल किया था, उस सिचुएशन को मिस हैंडल किया था इस कमिश्नर ने, जो ये प्लेग कमिश्नर है पूना का, तो इस वजह से चापेकर ब्रोदर ने इसको मार दिया। 1899 में एक और को गोली मारी थी, लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को। 1899 में मित्र मेला स्टार्ट करवाया था वीर सावरकर ने, और ये जो सोसाइटी है इन्होंने लंदन में स्टार्ट करवाई थी, मित्र मेला लंदन में। और वीर सावरकर को जो है लंदन से ये लोग यहाँ ले आए थे, और पहली बार काला पानी की जो सजा मिली थी वो इनको मिली थी। पता है क्या होता है काला पानी? कल भी बताया था, क्या था? अंडमान निकोबार की जेल। तो अंडमान निकोबार में जो जेल थी वहां पर वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी। काला पानी इसका नाम ऐसे ही रखा था, पानी काला नहीं था लेकिन, ठीक है, वो काला पानी कहते थे, पानी काला नहीं था। हाँ हाँ, अब तो टूरिस्ट प्लेस है। अब तो सर उसकी जब मैंने देखी मैं तो हैरान हो गई, वो जो जेल है ऐसी है, मतलब जैसे ये दरवाजा है उसका लॉक यहाँ है, वो भी अंदर साइड, हाँ, और वो भी अंदर की साइड, मतलब आप यहाँ पर हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी तरह से इसे तोड़ के ये लॉक खोल लूं, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इनका माइंड था, ब्रिटिशर्स का जो माइंड था वो इस तरह का बना हुआ था कि इन्होंने मतलब जेल भी ऐसी बनाई, तभी इसे काला पानी कहते थे कि वहां से आप वापस नहीं आ पाओगे, जिंदा तो नहीं आ पाओगे, क्योंकि चारों तरफ पानी है। अंडमान निकोबार है, इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है वहां पर। तो ये था, तो मित्र मेला स्टार्ट करवाया था वीर सावरकर ने। अगर प्रश्न आता है कभी भी कि मित्र मेला किसने स्टार्ट करवाया था, तो ये वीर सावरकर ने स्टार्ट करवाया था। और 1915 में गदर पार्टी बनी थी, इसका हम नेक्स्ट मंडे में जब लेक्चर लेंगे तो तब करेंगे। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी किसने स्टार्ट करवाई थी? लाला हरदयाल ने। बस इसका नाम ऐसे याद रखना, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल। तो ये सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि बाहर जो हमारे इंडियंस थे, जैसे कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, या ब्रिटेन में, लंदन वगैरह में, वहां पर भी भारत के लिए सहायता जुटाई जा रही थी कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए वहां से सपोर्ट लिया जा रहा था। तो इनका नाम लिख लीजिएगा। और बाकी अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट में। 19 कहाँ तक कर लिया हमने? 18 था, तो 1915 तक हमने कर लिया, और उसके बाद गांधी जी आ जाएंगे भारत, तो उसके बारे में बात करेंगे।